आज की क्लास में हम मानवता की विकास यात्रा के दूसरे चरण दास व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। इस चर्चा में आपको दास समाज कैसा था उसका चित्र देखने को मिलेगा। यह पूरा विश्लेषण इसलिए किया जा रहा है कि आप समझ सकें कि आज आप जिस समाज में जी रहे हैं, मनुष्य इसके पहले जिस समाज में जिया करता रहा है, उसमें उसके सामने जो समस्याएं थीं और आज हमारे आपके सामने जो समस्याएं हैं, दोनों का तुलनात्मक चित्र आपके समझ में, आपके दिमाग में स्पष्ट हो जाए, तभी हम यह कामना कर सकते हैं कि अभी भी मानवता के रास्ते में जो अवरोध हैं वो कैसे दूर होंगे और कैसे एक बेहतर कल का निर्माण होगा। इस क्रम में सबसे पहले हम लोगों ने उस विज्ञान को समझने की कोशिश किया जो मनुष्य को अपनी समस्याओं का कारण खोजने और सही समाधान तलाशने की क्षमता से लैस कर गया। उस विज्ञान का नाम क्या है? उस विज्ञान का नाम है वैज्ञानिक भौतिकवाद। वैज्ञानिक भौतिकवाद के अस्तित्व में आने से पहले इंसान के सामने जब भी कोई समस्या आती थी तो वह सोचता था कि कोई तीसरी शक्ति है जिसके रुष्ट हो जाने से वह परेशान हो गया है, मुसीबत में पड़ गया है और जिसको खुश कर देने की कोशिश करता था, यह सोच करके कि अगर वो खुश हो जाए तो उसकी मुसीबत दूर हो जाएगी, उसकी परेशानी खत्म हो जाएगी। चिंतन की यह पद्धति परंपरागत पद्धति कही गई, जिसमें कोई भी कार्य होता था तो उसका सीधे सीधे कारण समझने लायक मनुष्य का दिमाग विकसित नहीं था। वह उसके कारणों का विश्लेषण करने की कोशिश करता था, लेकिन उसे लगता था कि कहीं न कहीं कोई न कोई एक दृश्य कार्य और एक दृश्य कारण के बीच में एक अदृश्य शक्ति काम कर रही है। उदाहरण के लिए, मैंने इनको लाठी से मारा, तो मुझे इनको लाठी से मारने के लिए प्रेरित करने वाला इनका व्यवहार नहीं था, कोई और शक्ति थी। इनकी टांग टूट गई। इनकी टांग इसलिए नहीं टूटी कि मैंने लाठी से मारा था, बल्कि इसलिए टूटी कि इनकी किस्मत में लिखा था कि ये सुबह 8 बजे मेरे कमरे में आएंगे
और मैं इनको लाठी से मारूंगा और इनकी टांग टूट जाएगी। पूर्व निर्धारित था कि सुबह 8 बजे अपने घर पे टिक नहीं पाएंगे, इनको लाठी से अपनी टांग तोड़वानी ही है, इसलिए सीधे मेरे कमरे में चल करके आएंगे। और चिंतन की इस धारा के विशेषज्ञों ने इसके इर्द गिर्द पूरा एक ताना बाना खड़ा किया। बोले क्यों? इनकी भाग्य है, इनकी किस्मत है। भाग्य क्या है, किस्मत क्या है? बोले ग्रह प्रभावित कर रहे हैं इनको। इनके जन्म के समय ही इनका पूरा मरने तक का भविष्य लिख दिया गया। और यही नहीं, इनके 2, 3, 4, 5, 6 पिछले जन्मों तक का भी पूरा हिस्ट्री मेंटेन है। और पिछले ही नहीं, आगे आने वाले जन्मों तक का ये पूरा चिंतन। कोई आदमी बीमार पड़ गया, किसी के घर में आग लग गई, किसी का बेटा मर गया, बोले भगवान की मर्जी है। पूरा चिंतन क्या है? भगवान की मर्जी है। भगवान क्या? भगवान वो जिसको ना आप देख सकते हैं, न छू सकते हैं, न जान सकते हैं, न समझ सकते हैं। बोले तब? बोले अगर वो होता तो आप उसे देख भी सकते, उसे समझ भी सकते, उसे जान भी सकते। जिस चीज को ना आप देख सकें, न जान सकें, न समझ सकें, फिर वो है कैसे? यह प्रश्न चिन्ह लगा। तो एक सोच थी, सोचने का एक तरीका था जो इंसान ने एक दिन में विकसित नहीं किया, वर्षों, पीढ़ियों, सहस्त्राब्दियों में विकसित किया। वो क्या था? ईश्वर और उसकी सत्ता में आस्था। उसके विपरीत उसका विरोध करने वाली एक दूसरी धारा भी समाज में लगातार अस्तित्व में बनी हुई थी, और वह धारा अपने उच्चतम उत्कर्ष पर जिस रूप में पहुंची, उसका नाम क्या पड़ा? वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण उस दृष्टिकोण का नाम है जो किसी भी कार्य को देखता है तो सोचता है कि यह क्यों हुआ, फिर सोचता है यह कैसे हो रहा है, फिर सोचता है कि इसको कैसे और बेहतर तरीके से किया जा सकता है। यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण किसको आपने कहा? जो क्या, क्यों, कैसे, कब और कहां का उत्तर दे ले जाए। तो जब इतिहास पर इस दृष्टिकोण को आरोपित किया गया, तब क्या हुआ? लोगों ने, परंपरागत धारा के मानने वाले लोगों ने बताया कि सृष्टि का निर्माण ईश्वर ने 6 दिन में किया, 7वें दिन संडे इज द रेस्ट डे, आराम किया। दूसरी तरफ विज्ञान के मानने वालों ने कहा कि नहीं, हजारों लाखों वर्षों के दौरान जीवन के धरती पर उद्भव के बाद मनुष्य का विकास आदिमानव से होता हुआ, पुरुषाभ वानर से आदिमानव, आदिमानव से होता हुआ आज तक लगातार जारी है। पिछली बार यह स्पष्ट बताया गया था कि दोनों दृष्टिकोणों में एक मूलभूत अंतर है।
परंपरागत दृष्टिकोण मानता है कि मनुष्य पतित हो रहा है। सबसे ज्यादा विकसित सतयुग था, सबसे ज्यादा पतित कलयुग है। और विज्ञान यह मानता है कि मनुष्य विकसित हो रहा है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर मानवता की विकास यात्रा का विश्लेषण करने पर हम पाते हैं कि पहला मनुष्य जो धरती पर था, आदि मानव, हम सबका आदिम पुरखा, वो जिन परिस्थितियों में रहता था उनका नाम क्या था? जंगल परिस्थिति, जंगल अवस्था, जंगल में रहता था। क्यों? कि उसके पास कोई बस्ती बसाने का बुद्धि कौशल विकसित नहीं हुआ था। वह यूथचारी था, झुंड में जीता था, खाया सोया, अगले दिन फिर भोजन की तलाश में अगली दिशा में बढ़ गया, कोई निश्चित जगह। यह भी आपने पाया कि मनुष्य कोशिश करके जल स्रोत के इर्द गिर्द ही रहने की कोशिश करता था, पानी से बहुत दूर जाकर के नहीं रह सकता था। तो सारी सभ्यता का विकास कहाँ हुआ? नदियों के किनारे, चाहे नील नदी हो, चाहे दजला फरात हो, चाहे गंगा और सिंध का मैदान। अब सभ्यता के शुरुआत में पहला चरण जो था उसका विश्लेषण करने पर हमने पाया कि मां बच्चे को जन्म देती थी और इसलिए बच्चे के द्वारा चिन्हित होने के चलते समाज में मां का सम्मान बहुत अधिक था। पूरा समाज मां के इर्द गिर्द परिचालित होता था और आगे जैसे जैसे विकास होता गया वैसे वैसे पूरा कबीला मां की देखरेख में बढ़ता गया। परिवार नाम की संस्था नहीं थी। पिता का पहचान करना मुमकिन नहीं था। मां से ही पहचान थी और समाज व्यवस्था का नाम क्या था? मातृ प्रधान समाज व्यवस्था। उसमें सत्ता मां की थी, इसलिए उसको मातृ सत्ताक व्यवस्था भी कहते हैं। वह आदिम समाज था। आदिम माने सबसे पहले वाला, इसलिए उसको आदिम समाज व्यवस्था भी कहते हैं। वह कबीले में रहता था, इसलिए उसको कबीलाई समाज व्यवस्था कहते हैं। और उसमें समाज के हर सदस्य को जिंदा बचाना, बचा करके रखना कबीले की शक्ति को बनाए रखने की शर्त हुआ करती थी। इसलिए सबको उसकी जरूरत भर देना कबीले का, मां का दायित्व था। और कोई भी आदमी अपना सहयोग कबीले के अस्तित्व को बनाए रखने में, उसको बढ़ाने में जितना उसकी कुवत थी उस रूप में करता था। इसलिए व्यक्ति से उसकी क्षमता भर और व्यक्ति को उसकी आवश्यकता भर देने और लेने का समूह और व्यक्ति के बीच का अंतर संबंध समाज को संचालित कर रहा था। बात स्पष्ट नहीं हो रही है? व्यक्ति क्या कर सकता था? शिकार कर सकता था, युद्ध कर सकता था, अपने मुसीबत में पड़े हुए साथी की मदद कर सकता था। ठीक है,
समूह क्या करता था? जितने ज्यादा व्यक्ति होंगे उतना ज्यादा सुरक्षित कबीला होगा। इसलिए हर सदस्य को खाने की, पीने की, सोने की, मनोरंजन की सारी सुविधाएं जो उस समाज व्यवस्था में संभव थी वो सब लोग मिल करके जुटाते थे। ऐसा बिल्कुल नहीं संभव था कि एक आदमी ने शिकार किया तो वो अकेले खा सके, या ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं था कि किसी आदमी को अकेले छोड़ दिया जाए तो वो जंगल में अकेले जी सके। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, इसलिए समूह के भीतर ही उसकी शक्ति मुमकिन थी। और यह पूरी व्यवस्था किस रूप से पहचानी गई? जितनी विशेषताएं मैंने बताई सबको अगर चिन्हित करके एक साथ समेकित कर दिया जाए तो नाम बनेगा आदिम कबीलाई मातृ प्रधान साम्यवादी समाज व्यवस्था। क्लियर? अब यह व्यवस्था लंबे समय तक चली। इस व्यवस्था का अपना भोजन का तरीका था, अपना शिकार का तरीका था, अपना युद्ध का तरीका था, अपना मनोरंजन का तरीका था, जीवन का एक खास स्तर था। उस स्तर को हम पूरा पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल के जीवन में देखते हैं। विस्तार में इसका विश्लेषण पिछले अध्यायों में, पिछले व्याख्यानों में आपने सुना है। यह स्थिति टूटी। इस स्थिति को टूटने के लिए जिम्मेदार जो घटक थे उनको जब हम खूब विस्तार में स्पष्ट समझ लेंगे तो हम समझ सकते हैं कि दास व्यवस्था क्या चीज थी। दास व्यवस्था के बारे में समझना ही हमारे आज के लेक्चर का उद्देश्य है। पहली चीज जिसने इसको तोड़ा वह थी मां की वह क्षमता जिसने मानवता का सृजन किया, बच्चा पैदा करने की क्षमता। गर्भावस्था और नए बच्चे को दूध पिलाते समय मां का शरीर अन्य कबीले के अन्य स्त्री पुरुषों के शरीर की तुलना में कम कार्य सक्षम, कम युद्ध सक्षम, दौड़ने भागने शिकार करने में कम सक्षम हो जाता है। उसे दूसरे की मदद की आवश्यकता पड़ने लगती है। तो जितने समय तक एक नारी को दूसरे की मदद की आवश्यकता पड़ती है उतने समय तक उसको दूसरों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। यह कालखंड एक ऐसा कालखंड होता था जबकि नारी की नेतृत्वकारी हैसियत के बजाय उसे दूसरे दर्जे पर पीछे रुक करके दूसरे लोग शिकार करने गए, गर्भिणी महिलाओं को, छोटे बच्चों की मांओं को रोक दिया गया। स्पष्ट है? दूसरे लोग युद्ध करने गए, ऐसे लोगों को रोक दिया गया। तो जब ऐसे लोगों को रोका गया तो उनकी देखरेख करने के लिए कुछ और लोगों को रोका गया। छोटे बच्चों को, अक्षम वृद्धों को, दुधमुहे बच्चों, अक्षम वृद्धों वृद्धाओं को और गर्भिणी महिलाओं को पीछे छोड़ करके उनकी हिफाजत के लिए कुछ रक्षकों को छोड़ करके समूचा कबीला युद्ध में या शिकार में निकला करता था। यह स्थिति समझ में आ रही है? दूसरी स्थिति कि जब युद्ध होता था तो युद्ध का कारण क्या था? युद्ध का कारण था एक कबीले के सदस्य द्वारा दूसरे कबीले के किसी सदस्य का किसी भी तरह से अपमान। ठीक है? दूसरा, एक कबीले के द्वारा दूसरे कबीले के इलाके में पहुंच करके शिकार करने की कोशिश। तीसरा, अब हमारा जितना शिकार का इलाका है उतने में हमारे कबीले का काम नहीं चल रहा है, हम अपना विस्तार करना चाहते हैं, तो दूसरे कबीले के इलाके को हड़पने की हमारी हविश, हमारी लालच। तो
इस तरह की घटनाओं के चलते, इस तरह की जरूरतों के चलते दो कबीलों के बीच में आपस में टक्कर हुई। उन टक्करों के दौरान पहला पराजित के लिए पहला दंड था वध। हारे हुए कबीले के प्रत्येक सदस्य को, छोटे बच्चे से लेकर के आबाल वृद्ध, स्त्री पुरुष, सबको मार दिया जाता था। उसके बाद मनुष्य धीरे 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 उत्तर पाषाण काल में उसने जब प्रकृति की शक्तियों पर कब्जा करना शुरू किया एक के बाद एक, हम लोगों ने उस पर विस्तार से चर्चा किया है। आग जलाना सीखा, नाव बनाना सीखा, अपने पत्थर और लकड़ी और हड्डी और सींग के हथियारों को और ज्यादा सुगढ़ करना सीखा, चक्का बनाना सीखा, बर्तन बनाना सीखा। क्लियर हो रहा है? एक लकड़ी और एक पत्थर, एक लकड़ी और एक सींग को आपस में चमड़े के या पेड़ के रेशे, वनस्पति के रेशे से बांध करके दो टुकड़ों का मिला हुआ हथियार बनाना सीखा। भाला क्या था? लकड़ी, उसके सामने एक छोटा टुकड़ा पत्थर का, सींग का, ठीक है, या हड्डी का, ऐसा सीखा। तब इस सब सीखने के बाद मनुष्य की उत्पादन करने की क्षमता बढ़ गई, शिकार करने की क्षमता बढ़ गई, युद्ध करने की क्षमता बढ़ गई। पशु जो तुरंत पकड़े जाते थे, मार दिए जाते थे, खा लिए जाते थे, उसके बजाय उनको पकड़ करके इकट्ठा रखा जाने लगा कि आगे दिन अगर शिकार नहीं मिला तो उनमें से किसी को ज़ब्ह करके सब लोगों का पेट भरा जाएगा। उसके बाद क्या हुआ? बड़े बड़े बाड़े बनने लगे। कच्चे गोश्त की तुलना में भुना हुआ गोश्त कैसे आदमी ने खाना शुरू किया? एक्सीडेंटली। कौन सी आग जंगल में लगती है, उसका नाम क्या है? दावाग्नि। दावाग्नि में पूरा जंगल दादा 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 करके जल गया। कोई जिंदा शिकार मिला ही नहीं, कोई पक्का फल मिला ही नहीं। जो मिला उसी को खाना पड़ा। जो मिला वो कुछ जला हुआ था, कुछ अधजला था। क्लियर हो रहा? अब जो जला हुआ था उसका स्वाद, उसके पचने की स्थिति कच्चे की तुलना में भिन्न था। मनुष्यों ने एक बार में नहीं, अनेक बार में, एक पीढ़ी में नहीं, अनेक पीढ़ी में इस बात का सार संकलन किया कि भुना हुआ गोश्त कच्चे गोश्त की तुलना में, भुना हुआ अनाज कच्चे अनाज की तुलना में, भुने हुए फल कच्चे फल की तुलना में ज्यादा अच्छे हैं, स्वादिष्ट हैं, पचने में आराम से पच जाते हैं। तब उसने अपनी मड़ई जो बना रखी थी, घास फूस बाड़ा, जिसमें वो अपने जानवरों को पकड़ करके कैद करके रखता था, उसमें आग लगाया और जिंदा जानवरों को उसमें जला करके तब भून के खाया। क्लियर है? इस परिस्थिति से विकसित होता हुआ मनुष्य एक नया काम कर रहा था। पिछली बार उसकी चर्चा थोड़ा सा हुई थी। वो कौन सा नया काम था जिसने मनुष्य की विकास यात्रा में जादुई और चमत्कारिक परिवर्तन किया और ऐसी चीज सामने आ गई जिसका विकल्प आज तक सामने नहीं आ पाया? वो कौन सी चीज जुड़ रही थी? जब मनुष्य और ज्यादा इलाके, और ज्यादा पशु, और ज्यादा संपत्ति उसके पास हो, इस कामना से परिचालित होने लगा कबीला, तब पराजित कबीले के साथ उसने क्या सलूक किया? पराजित कबीले के कार्य सक्षम पुरुषों को
और बच्चे देने लायक महिलाओं को जिंदा बचाने लगा। क्या बनाया उनको उसने अपना? दास। क्या बनाया? दास। ध्यान दीजिए, बार बार इस बात को मैं कहता हूं कि जीव जगत की कोई भी प्रजाति अपनी प्रजाति के साथ इतना क्रूर व्यवहार नहीं किया करती जितना क्रूर व्यवहार मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ करता रहा है। दास व्यवस्था के अस्तित्व में आने के पहले तक, दास व्यवस्था के पहले तक पूरा समाज बराबरी पर टिका हुआ समाज था। लेकिन जैसे ही दास व्यवस्था सामने आई तो क्या हुआ? मैं मालिक, तू गुलाम। तेरा जीना, मरना, खाना, पीना, सोना, उठना, बच्चे पैदा करना, तेरे बच्चे, तेरे बुढ़े, तेरी पत्नी, सब किसकी संपत्ति? तो खुद किसकी संपत्ति? मेरी संपत्ति। मैं जैसे चाहूंगा वैसे तुझे रखूंगा। तू मेरी इच्छा के विरुद्ध सुई बराबर भी प्रतिरोध, प्रतिवाद कुछ भी नहीं कर सकता। अगर करने की जरूरत किया तो चमड़े के कोड़े से पीटूंगा, लोहे की जंजीर में बांध करके रखूंगा, भाले से छेद करके तेरा सिर धूप में टांग दूंगा और तुझको अलग, तेरी पत्नी को अलग, तेरे बच्चों को अलग अलग बेच दूंगा। यह व्यवस्था पैदा हुई जब मनुष्य ने मनुष्य से काम लेना शुरू किया और मनुष्य ने मनुष्य से दुर्व्यवहार करना शुरू किया। इसमें सबसे पहला गुलाम पशु जगत से मनुष्य का जो बना उसका नाम था कुत्ता। स्वेच्छा से गुलाम बना। बाकी जानवरों को तो मनुष्य को पकड़ के रखना पड़ा। उसके बाद मनुष्य और मनुष्य के बीच में जो नारी कल तक जीवन के केंद्र में थी, मातृ प्रधान समाज व्यवस्था थी, दासता के आने के साथ साथ संपत्ति के और ज्यादा बढ़ने के साथ साथ वह नारी गुलाम बनी, दूसरे दर्जे की नागरिक बनी। तो पराजित कबीले का पुरुष और नारी दोनों और अपने खुद के कबीले की नारी उस हैसियत में नहीं रह गए जिस हैसियत में स्वतंत्र मनुष्य रहते हैं। क्यों? कि स्वतंत्र मनुष्य एक दूसरे के साथ दुर्व्यवहार नहीं करते, अपमानित नहीं करते। लेकिन दास और दासों के मालिक एक दूसरे के साथ क्या वही सलूक करते हैं जो कि स्वतंत्र मनुष्य एक दूसरे के साथ करते हैं? कर ही नहीं सकते। दास को इंसान नहीं समझा जाता था। बंदी दासता की शुरुआत मानवता की विकास यात्रा में एक आगे बढ़ा हुआ
प्रगति का कदम था, इसलिए कि उसने और अधिक उत्पादन और अधिक संपत्ति की संभावना को जन्म दिया। दासता का विकास मानवता के विकास यात्रा में आगे बढ़ा हुआ कदम था, क्योंकि उसने दास के लिए जिंदा रहने का अवसर प्रदान किया, मौका पड़ने पर बदला ले सकने या भाग जाने की संभावना दे गया। दोनों दृष्टियों से, दास स्वामियों की दृष्टि से और अधिक हाथ उपलब्ध हो गए, जो कठिनतम परिस्थितियों में भी अधिक से अधिक जिनसे काम निचोड़ा जा सकता था, पीट पीट के काम कराया जाता था। और दास के लिए बुरी से बुरी हालत में सही, अपमानित से अपमानित हालत में सही, लेकिन जीवन बच गया। नारी कैसे गुलाम बनी, यह कहानी बहुत जटिल, बारीक, घात प्रतिघात की अंदर अंदर चलने वाली लंबी, हजारों हजार साल लंबी कहानी है। दासता की गुलामी और नारी की गुलामी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए। समाज में दासता के रूप बदलते चले गए। जैसे जैसे समाज का विकास हुआ, वैसे वैसे दासता के रूप बदलते चले गए। आज का मनुष्य, आज के शासक वर्गों का किस रूप में दास है? दिहाड़ी का मजदूर है, वेज स्लेवरी, मजदूरी की दासता है। लेकिन नारी की गुलामी जो एक बार शुरू हुई, तो तब से लेकर के आज तक उसका रूप नहीं बदला। उसकी अंतर्वस्तु वैसी की वैसी ही बनी रह गई। शासक वर्गों की भी औरतों की वही दुर्गति है जो शासित वर्गों की औरतों की है। औरतों को दूसरे दर्जे का नागरिक बन के जीना पड़ रहा है, चाहे हिंदुस्तान में, चाहे अमेरिका में, चाहे राजा साहब का महल हो, चाहे सेठ जी की हवेली हो। नारी गुलाम है। नारी गुलाम कैसे हुई? जब पुरुष ने अपना हथियार बनाया, तो उसके मरने के बाद उसका हथियार कौन? तो दिखाई दिया कि जिस बच्चे के चेहरे से उसका चेहरा मिलता है, उसके प्रति उसके मन में ज्यादा मोह पैदा हुआ। धीरे धीरे करके पिता की पहचान हुई। उसके बाद एक दिन में नहीं, पीढ़ियों में, हमेशा याद रखिए, कोई परिवर्तन एक दिन में नहीं होता, पीढ़ियों में होता है। हमारी खुद की अपनी सामाजिक समस्याओं का समाधान एक दिन में नहीं हो सकता, इसके लिए भी पीढ़ियां लगी हैं, लगेंगी। तो धीरे धीरे करके पितृत्व की पहचान हुई। पहले सामूहिक विवाह की व्यवस्था हुई। एक पूरा कबीला एक दूसरे पूरे कबीले के पुरुष और नारियों के बीच में वैवाहिक संबंध स्थापित हुए। फिर एक गोत्र के दूसरे गोत्र के साथ हुए। फिर तब जाकर के बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह सामने आया। और सबसे अंत में एक पुरुष और एक नारी के विवाह की व्यवस्था सामने आई। इसका बहुत विस्तार में विश्लेषण एक अलग विषय की मांग करता है। हम उसमें न जाकर के केवल इतना आपको यहां बता देना चाहते हैं कि पराजित कबीले का गुलाम और अपने कबीले की औरत, पराजित कबीले के औरत और मर्द दोनों, और अपने कबीले की
औरत धीरे 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 करके लगभग एक हैसियत पर पहुंच गए। सब कुछ किसके अधीन चला गया? पुरुषों के अधीन। जो मातृ प्रधान समाज व्यवस्था थी वह पितृ प्रधान समाज व्यवस्था में बदली। इस बदलने के पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण कारक था, संपत्ति किसकी हो। संपत्ति क्या चीज? मनुष्य की पेशियों ने प्रकृति द्वारा प्रदत्त उपहारों को मनुष्य के उपभोग करने लायक रूपांतरित करने की प्रक्रिया में जो नया रूप दिया, जो नया रूप दिया वही संपत्ति है। क्लियर? जंगल संपत्ति नहीं है, लेकिन बगीचा संपत्ति। तो इस रूप में संपत्ति का व्यक्तिगत स्वामित्व, ध्यान दीजिएगा, एक नई बात बता रहा हूं आपको। अभी तक के समाज में क्या था? संपत्ति का सामूहिक स्वामित्व था। जब नारी की गुलामी शुरू हुई, मातृ प्रधान समाज व्यवस्था टूटी, दास व्यवस्था आई, तब भी संपत्ति का सामूहिक स्वामित्व था। लेकिन जैसे जैसे करके पुरुष वर्चस्व बढ़ता चला गया, वैसे वैसे संपत्ति का वैयक्तिक स्वामित्व बढ़ता चला गया। और वो करते 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 कहां पहुंचा? वहां पहुंच गया कि व्यक्ति की पहचान उसके सद्गुणों से नहीं होने लगी। किससे होने लगी? संपत्ति से। बोले बड़ा आदमी कौन है? हैं? जो बहुत अच्छा आदमी है, जो बहुत विद्वान आदमी है, जो बहुत विनम्र आदमी है, जो सबकी सेवा करता है, जो सबकी मदद करता है। नहीं, बड़ा आदमी कौन है? जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा, जिसके पास जितना ज्यादा पैसा वो उतना बड़ा आदमी। ये क्या हो गया? आदमी ने पैसे को बनाया किस लिए? थोड़ी सी सुविधा के लिए। किस चीज की सुविधा? लेन देन की सुविधा। भाई ये कुम्हार हैं, बर्तन बनाते हैं, ये बढ़ई हैं, लकड़ी का सामान बनाते हैं, वो किसान हैं, अनाज पैदा करते हैं, ये भेड़ चराते हैं, कंबल बनाते हैं। ये सारे लोग अपनी अपनी कला के दक्ष हैं, विशेषज्ञ हैं, शिल्पी हैं। कुछ न कुछ ऐसा पैदा करते हैं जो समूचे समाज के लिए उपयोगी है। लेकिन जिसको वह अपने खुद के उपयोग के लिए पैदा नहीं कर रहे। किस लिए पैदा कर रहे हैं? दूसरों के लिए, विनिमय के लिए, देने के लिए। तो शुरू में क्या था? शुरू में वस्तु विनिमय था। कंबल वाला कंबल लेके घूम रहा है, घड़े वाला घड़े लेके घूम रहा है, घड़े वाले ने कंबल वाले को दिया, कंबल वाले ने घड़े वाले को दिया। ठीक है? अनाज वाला अनाज लेके घूम रहा है, अनाज वाले ने कंबल वाले को दिया, कंबल वाले ने अनाज वाले को दिया। इस तरह विनिमय होता था। थोड़ी परेशानी होती थी। जिस चीज की जिसको जरूरत थी उस तक वो चीज नहीं पहुंच पाती थी, और जो पहुंचाना चाहता था उसको बहुत ज्यादा सामान ढोना पड़ता था। तो बाजारों का निर्माण हुआ। बाजारों के निर्माण के बाद भी धीरे धीरे करके अनेक ऐसे प्रतीकों का आविष्कार हुआ। कौड़ी से लेकर के शंख, कौड़ी, सीप, पत्थर के टुकड़े और फिर मुद्राएं। क्या बना?
सिक्का, विनिमय का साधन सिक्का। मनुष्य ने सिक्के का आविष्कार किस लिए किया था? कि विनिमय में मदद हो। हुआ क्या? संचित सिक्के ने मनुष्य की औकात की पहचान का आधार बना दिया। आदमी अब आदमी की सेवा करने के लिए नहीं रह गया। आदमी अब आदमी के हड्डी और गोश्त में से निचोड़ करके जबरदस्ती अपना सिक्के का खजाना बढ़ाने के चक्कर में पड़ गया, बड़ा आदमी बनने के चक्कर में, अमीर आदमी बनने के चक्कर में। तो इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? दास व्यवस्था में जब मनुष्य पहुंचा, संपत्ति संचित होने लगी, बढ़ती गई, विशेषज्ञता बढ़ती गई, अलग अलग तरह के कामों को करने वाले विशेषज्ञ कारीगर, शिल्पी विकसित होते चले गए, श्रम विभाजन होता चला गया, एक के बाद एक नई नई ज्ञान विज्ञान की शाखाएं खुलती चली गई। तो उस दौर में एक नई खोज हुई थी, जिसको मैंने पिछली बार बताया था, आप लोगों से पूछा था, आप लोग बता नहीं पाए थे, फिर से पूछ रहा हूं। वो कौन सी चीज थी जिसने चमत्कारिक परिवर्तन किया था? उत्पादन को, युद्ध के कौशल को, शिकार की क्षमता को अचानक कई गुना बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, और उससे ज्यादा एडवांस्ड सामान मनुष्य आज तक जुटा नहीं पाया। कौन सी चीज थी? लोहा। आप सब लोगों का ध्यान वहां नहीं गया था जहां शिवम का ध्यान पहुंच गया। धातुओं की खोज ने उत्तर पाषाण काल के मनुष्य को, धातु युग के मनुष्य में विकसित कर दिया। क्लियर? स्पष्ट है? सुंदर से सुंदर हड्डी का, लकड़ी का, पत्थर का हथियार या औजार, कुल्हाड़ा या भाला, धातु के, पहले तांबा, फिर मिश्र धातु, फिर लोहा। ठीक है? इसके हथियार और औजार की तुलना में कई गुना कम मात्रा में और कई गुना कम बेहतर क्षमता रखता था। स्पष्ट हो रहा है? लोहे का विकल्प आज तक मनुष्य के पास नहीं आया। तो जब लोहा सामने आ गया, तो उससे थोड़ा सा पहले एक टेक्निक आदमी ने विकसित किया था। चक्के के आविष्कार के बाद आदमी ने एक टेक्निक विकसित किया था। क्या बनाया था? लकड़ी का डंडा, ऊपर क्या बांध दिया? पत्थर या लकड़ी या सींग का फल, भाला बना दिया। उसने कहा ऐसे भाला फेंकते हैं तो कुछ दूर तक जाता है। भाले को कितना हल्का बनाया जाए कि ज्यादा से ज्यादा दूर तक जा सके। तो हल्का बनाने के लिए भाले को क्या किया? उसके डंडे को छोटा करता गया। पहले 7 फुट का डंडा था, छोटा करते करते उसको 2 फुट का कर दिया। डंडे की मोटाई पहले इतनी थी, जितना मोटा डंडा रहेगा उतना अंदर तक छेद करेगा। डंडे को पतला करता गया, करते 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 उसको 1 सेंटीमीटर से भी कम कर दिया। ठीक? फाल पहले 1.5 फुट का था, उसको भी कहा कि यह बहुत भारी है, बहुत वजनी है, बहुत दूर तक नहीं पहुंच पा रहा है, छोटा करो छोटा करो, करते करते उसको 3 इंच का कर दिया। तो 7 फुट का भाला, 1.5 फुट का उसका फाल, घट के कितना हो गया? 2 फुट का भाला, 3 इंच का फाल। बोला ऐसे बहुत बढ़िया नहीं वार कर रहा है। बोले अब इसको और दूर तक ले जाना है, क्या करो? बोले इसके पीछे पंख बांध दो। क्लियर? मनुष्य रूपांतरित कर रहा है।
विकसित कर रहा है अपने हथियार को, और उसने भाले को किस चीज में बदल दिया? तीर में। बोला अब तीर को छोड़ेंगे कैसे? ऐसे फेंकेंगे? देखिए कैसे तकनीक का विकास हो रहा है, टेक्नोलॉजी। उस जमाने का मिसाइल मैन कौन? अब्दुल कलाम। बार बार अपना भाला फेंकता होगा, देखता होगा, उसको और हल्का बनाने की कोशिश करता होगा, फिर फेंकता होगा, फिर रिजल्ट देखता होगा, फिर उसकी दूरी नापता होगा, फिर उसको और गढ़ता होगा। ढेर सारे उसके शिष्य लगे होंगे, कारीगर लगे होंगे, कारखाने बने होंगे, है ना, जो उसको और बढ़िया से बढ़िया भाला और हल्का से हल्का भाला और ज्यादा घातक भाला तैयार करके देते चले जा रहे होंगे। बोलता होगा और हल्का करो, और छोटा करो, और हल्का करो। अंत में कहां पहुंच गया? अब उसको कैसे फेंके? फेंकने की परंपरागत पद्धति उसकी इच्छा के पूरा करने भर को दूरी कवर नहीं कर पा रही थी। तब एक अद्भुत प्रयोग हुआ। वह प्रयोग कैसे हो गया आप कल्पना कीजिए कि आदमी ने अपने हथियार को, अस्त्र और शस्त्र, अस्त्र किसको कहते हैं? जो फेंक के चलाया जाए। शस्त्र जिसको कहते हैं? जो हाथ में लेके चलाया जाए। अस्त्र और शस्त्र दोनों को मिलाने की कोशिश किया, ठीक है। एक ऐसा हथियार बनाया जो अस्त्र की तरह भी काम दे सके और शस्त्र की तरह भी काम दे सके। बोले ये तो बहुत गड़बड़ बात आप कर रहे हैं। बोले हाँ। उसने अपने भाले को एक रस्सी से बांध दिया, फेंका, खूब सर 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 रस्सी पीछे से गई, और जब वहां तक पहुंच गई तो खींच लिया, वापस फिर आया, फिर फेंका। उसके पहले क्या होता था? एक बार फेंक दिया तो दोबारा के लिए दूसरा भाला उठाना पड़ता था। अब क्या हो गया? एक ही भाले को वो कई बार प्रयोग में ला सकता था। स्पष्ट है? पत्थर के टुकड़े को आदमी पहले सीधे फेंक के मार देता था। किस रूप में इस्तेमाल करता था? अस्त्र के रूप में। अब उसने क्या किया? पत्थर के टुकड़े को एक ऐसी चीज से फेंका कि वह और दूर जा करके गिरे, और एक रस्सी से बांध के रखा रहा, फिर लौट करके आ गया। आप देखे होंगे छोटे बच्चे ये काम करते हैं, जिनकी बुद्धि विकसित नहीं होती, जो वैज्ञानिक नहीं होते, खिलाड़ी होते हैं, बच्चे होते हैं, क्या करते हैं? पत्थर के टुकड़े को रस्सी से बांधते हैं, उससे फेंकते हैं, और फिर उसको खींच लेते हैं, फिर फेंकते हैं, फिर खींच लेते हैं। नहीं करते? आदमी ने यह खेल करना शुरू किया, उससे भी आदमी का मन नहीं भरा। तब उसने किया कि अपने फेंकने के तरीके का विकास करने के चक्कर में आदमी ने कमानी का आविष्कार किया। बहुत बड़ा आविष्कार। जितना बड़ा लोहे का आविष्कार था, जितना बड़ा आग का आविष्कार था, जितना बड़ा चक्के का आविष्कार था, उतना ही बड़ा कमानी का आविष्कार था। कमानी क्या चीज? ट्रक देखा है? ट्रक, ट्रक के नीचे कमानी लगी रहती है। क्या करती है? स्प्रिंग। कहीं गड्ढा उड्ढा पड़ता है, क्या कर देती है? गड्ढे पर जर्क, झटका, ट्रक को बर्दाश्त करा देती है, डैमेज नहीं होता। शॉक एब्जॉर्बर, शॉक एब्जॉर्बर, शॉक माने झटका, एब्जॉर्ब करना माने सोख लेने वाला। अब ट्रक के नीचे जो कमानी लगती है, मैं कहूंगा कि उस कमानी का आविष्कार उस आदमी ने किया था
जो अपने भाले को पतला और छोटा करते करते अंत में पीछे पंख वाली पूंछ बांध दिया। अब वो रस्सी से फेंक के भी संतुष्ट नहीं था, उसने क्या किया, एक लकड़ी का डंडा लिया, एक चमड़े का टुकड़ा लिया, चमड़े की रस्सी बनाई, लकड़ी के डंडे को दोनों सिरों से बांध दिया, बांध करके उसको टन टन बजाया और अपने तीर को उस पे रख करके परिणाम क्या हुआ, प्रक्षेपण। विज्ञान का नियम काम कर गया, जितना पीछे खींचोगे उतना आगे। क्लियर? विज्ञान आपकी इंद्रियों की काम करने की क्षमता को कई गुना ज्यादा बढ़ा देता है। विज्ञान ने क्या किया, प्रकृति ने आपको 2 पैर दिए, विज्ञान ने क्या दे दिया, ठीक है। विज्ञान ने, प्रकृति ने आपको 2 हाथ दिए, विज्ञान ने क्या दे दिया, यहां बटन दबाइए, जाके सीधे पेंटागन पे आपका रॉकेट गिरेगा। इस कमरे में बैठे हैं, आपके पास 2 कान हैं, मेरी आवाज सुन रहे हैं, विज्ञान ने क्या दे दिया, लाउड स्पीकर, मंदिर पे बजता है, दूर तक सुनाई देता है, रात दिन बजता है। आपके काम करने की क्षमता, माइक्रोस्कोप दे दिया उन चीजों को देखने के लिए जो आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते, दूरबीन दे दिया उन खगोल पिंडों को देखने के लिए जिनको कि आप नहीं देख सकते। तो विज्ञान का वह कितना बड़ा योगदान था मनुष्य की सेवा में कि मनुष्य ने पहला ऐसा हथियार बनाया जो 4 टुकड़ों से मिलकर के बना हुआ था। कौन कौन? धनुष की लकड़ी, धनुष की डोरी, तीर की लकड़ी और तीर का फल। स्पष्ट है? ये अनगढ़ लकड़ी या हड्डी के हथियार से लड़ने वाला मनुष्य आदि मानव अब संयुक्त और संश्लिष्ट आयुध का इस्तेमाल करने वाला हो गया। अपने पुरखा योद्धा से यह योद्धा ज्यादा घातक और मारक हो गया। अब इसके पास केवल गदा और भाला नहीं थे, इसके पास तीर धनुष था। और तीर धनुष का कालखंड आप देखिए, उस जमाने से लेकर के कब तक चलता चला आया है। राजा राम और कृष्ण और उनका सबका जमाना पार करते 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 कहां तक? चंद तक, पृथ्वीराज चौहान तक, बिरसा मुंडा तक, हैं? लक्ष्मी बाई और तात्या टोपे तक। स्पष्ट है? यह तीर धनुष का कालखंड आदिवासियों के युद्ध कला का आज भी हथियार है। आज भी रॉकेट लॉन्चर और मिसाइल की लड़ाई के दौर में आज भी वो जंगल से पकड़ करके जहरीले सांपों से और काली घुघुची से जहर बना करके उसमें अपने तीर के फल को जहर बुझा बना करके हथियार बनाते हैं और उससे शिकार भी करते हैं, युद्ध भी करते हैं, आत्मरक्षा भी करते हैं। आज तक वह आविष्कार आदिमानव के बाद का दास व्यवस्था के शुरुआती कालखंड का तीर धनुष का वह आविष्कार, कब का आविष्कार? जब मनुष्य पशु पर सवारी कर रहा था तब का आविष्कार। ठीक है? घोड़े पर, हाथी पर
विभिन्न जानवरों पर बैठ करके तीर धनुष भाला तलवार से लड़ने वाला आदमी, वह आविष्कार आज तक मनुष्य इस्तेमाल कर रहा है। स्पष्ट हो गया? अब दास व्यवस्था का कुछ चित्र आपके सामने। दास व्यवस्था का सबसे प्रचंड रूप रोम में सामने आया। यूनान, मिस्र, रोम, हिंदुस्तान, हर सभ्यता में दासता की अवस्था से मानवता गुजरी। चीन और रूस से लेकर के अमेरिका की मूल वासियों की सभ्यताओं तक, इंका और माया सभ्यता तक दासता थी। हम उस पूरी दासता की व्यवस्था का चित्र एक जगह सबसे स्पष्ट रूप से, सबसे संश्लिष्ट रूप से, सबसे मुखरित रूप से, सबसे प्रभावशाली तौर पर देखते हैं, और वह जगह है रोम। रोम क्या है? रोम वह समाज है जिसमें एक आजाद आदमी के पीछे 10 से 20 तक गुलाम है। यानी गुलामों की संख्या आजाद इंसानों की संख्या से कई गुना ज्यादा है। उस समाज को हम कैसे समझने की कोशिश करेंगे? जितना ध्यान से देखेंगे उतना समझ में आएगा। कम से कम डिस्टरबेंस, ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश। रोम जनतंत्र था। किनका जनतंत्र था? स्वतंत्र नागरिकों का। सभ्यता का चरम विकसित रूप था रोमन साम्राज्य। साम्राज्य क्यों था? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा इलाकों को रोम की सत्ता अपने अधीन करती चली जा रही थी। उस दौर में धातुओं का इस्तेमाल सामने आ चुका था, शिल्प की विविधताएं सामने आ चुकी थी, और बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, बड़े बड़े नगर, अच्छी सड़कें, सुंदर बगीचे, फैले हुए खेत, इन सब का मनुष्य इस्तेमाल और आविष्कार करना शुरू कर चुका था। वह समूचा वैभव रोम का आजाद रोमनों ने नहीं गढ़ा। वह समूचा वैभव रोम का पीठ पर लगातार पड़ने वाले कोड़ों, लगातार एक के बाद एक मारे जाने वाले अपने साथियों की मौत को चुपचाप बर्दाश्त करने वालों, आधे पेट खा करके, अधनंगा रह करके, जानवरों जैसा जीवन बिता करके, बूंद बूंद पसीने को संपत्ति के रूप में बदलने वाले
उन गुलामों ने किया जिनको उस जमाने का इंसान मनुष्य ही नहीं मानता था। गुलाम माने पशु, गुलाम माने संपत्ति, गुलाम माने दो पैरों का ऐसा जानवर जो देखने में, बोलने में, सोचने में, करने में इंसान जैसा है, लेकिन हैसियत पे इंसान नहीं है। वो मशीन है, मशीन से ज्यादा उसकी औकात नहीं है। और इंसान को मशीन बना करके इस्तेमाल करना कितनी बड़ी विसंगति और विभीषिका थी, कितनी बड़ी त्रासदी थी। इसको सोचिए कि आप किसी आदमी से जबरदस्ती उसकी मर्जी के विरुद्ध कैसे और कितना और कब तक अपना वाला करवा सकते हैं, अपना काम करवा सकते हैं। हजारों सालों तक, हजारों हजार सालों तक मनुष्य ने मनुष्य के साथ यही क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया, जबरदस्ती किया। घेर लेते थे पूरे के पूरे इलाके को, वहां जो कोई भी मिलता था उसको पकड़ लेते थे, घेर करके पकड़ते थे, जबरदस्ती जंजीरों में बांधते थे, पकड़ पकड़ करके बड़े बड़े पानी के जहाजों में ठूंस देते थे, ठूस करके दूर देश तक ले जाते थे। रास्ते में कितने लोग भूख से, प्यास से, बीमारी से, गंदगी से, घावों के सड़ने से मरते चले जाते थे, उनको उठा करके समुद्र में लुकाते चले जाते थे। और जहां उतारते थे वहां फिर उनको जंजीरों से बांध करके, एक जंजीर से दूसरी जंजीर, दूसरी जंजीर से तीसरी जंजीर, हर जंजीर के आगे एक छल्ला, हर छल्ले में एक इंसान की गर्दन, हर जंजीर के आगे एक बेड़ी, हर बेड़ी में एक इंसान का पैर, हर जंजीर के आगे एक हथकड़ी, हर हथकड़ी में इंसान का एक हाथ। जंजीरें खनखनाते हुए, बेड़ियां बजाते हुए, अपनी गर्दन में पड़े हुए तौ खिलाते हुए, हजारों हजार इंसानों की कतारें मीलों मील लगातार चलती चली जाती थी। उनमें कोई रुक नहीं सकता था, क्योंकि हर अगले की जंजीर पिछले की जंजीर से बंधी हुई होती थी। अगर आप रुकने की कोशिश किए, थकने की कोशिश किए, आप घाव से, बीमारी से, भूख से, प्यास से, थकान से टूटते दिखाई दिए, तो आपके लिए काफिला रुकने वाला नहीं, बगल में चलने वाले चौकीदारों के कोड़े आपको चलाते रहने के लिए, दौड़ाते रहने के लिए तब तक मजबूर करते हैं जब तक कि आप बेहोश न हो जाएं। और बेहोश होते ही जंजीर आपके हाथ से, पैर से, गले से खोल करके आपको किनारे मरने के लिए छोड़ दिया जाता है या मार कर छोड़ दिया जाता है। उस दौर को जिस इंसान ने जिया होगा, औरत हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, अपना देश पीछे छूट गया, अपने लोग पीछे छूट गए। कल तक आजाद था, अपने गांव का मुखिया था, इलाके का सबसे बड़ा योद्धा था, अपने गांव की सबसे सुंदर लड़की थी। अब कोई अस्तित्व नहीं, केवल एक नाम, गुलाम। और वह गुलाम चलता चला जा रहा है, मीलों मील चलता चला जा रहा है। अंत में उसको रोका गया, फिर एक गुलामों का बाड़ा आया, चारों तरफ लंबे लंबे भाले लिए हुए, लंबी लंबी भारी भारी ढाल लिए हुए, लोहे से अपने आप को ऊपर से नीचे तक ढके हुए सिपाहियों के पहरे के बीच उस बाड़े के अंदर उनको आधा पेट रोटी, थोड़ा सा पानी, रात बिताने के लिए सुबह हुई, फिर यात्रा शुरू। कब तक? जब तक वो मंडी नहीं आ गई जहां आदमी आदमी को खरीदता और बेचता था। अभी तक आदमी ने सामानों को खरीदा और बेचा, वस्तु विनिमय किया। कंबल वाले ने घड़े वाले से घड़ा लिया, घड़े वाले ने कंबल वाले से कंबल लिया। लेकिन एक अब नई चीज बिक रही थी इंसानियत की दुनिया में,
धरती की छाती पर वो बिक रहा था इंसान। इंसान को इंसान खरीद रहा था, इंसान को इंसान बेच रहा था। और ये अधम और क्रूर कर्म करने वाले लोग इसके बहाने सिक्का पैदा कर रहे थे, पैसा पैदा कर रहे थे, अमीर बन रहे थे, बड़े आदमी बन रहे थे। आदमी आदमी को खरीदता था। घेरा लगा हुआ है, चारों तरफ दर्शक बैठे हुए हैं, खरीदार बैठे हुए हैं, बीच में एक स्टेज बना हुआ है, स्टेज के पीछे एक बाड़ा बना हुआ है, बाड़े में ढेर सारे गुलाम, तरह तरह के देशों के, अलग अलग रंग, वेशभूषा, उम्र, कार्य क्षमता की विशेषज्ञता जानने वाले गुलाम भरे हुए हैं। पहरा लगा हुआ है चारों तरफ, कोड़े हैं, छुरे हैं, भाले हैं, सतर्क निगाहें हैं। कोई हिल नहीं सकता, चू नहीं कर सकता। उनमें से एक को पकड़ करके लाया जाता है, मंच पर खड़ा किया जाता है, उसको बेचने वाले का एजेंट उसकी विशेषताएं बताता है कि यह गुलाम इतने साल की उम्र का, इस देश का रहने वाला, ये काम जानने वाला आप लोगों के सामने बेचने के लिए लाया गया है। इसकी बोली लगाइए। बोली लगनी शुरू होती थी और जो सबसे ज्यादा बोली कूद देता था वो खरीद करके ले जाएगा। ऐसे में जो खरीद के ले जाता था उसका मकसद क्या था? अपने लिए सुविधाएं जुटाना, अपने लिए हैंड्स जुटाना। एक आजाद आदमी को कोट पहनाने वाला, जूता पहनाने वाला, उसकी देख रेख करने वाला, उसको नहलाने वाला, उसकी मालिश करने वाला, उसको दवाई देने वाला, उसके लिए रोटी पकाने वाला, उसके लिए मिठाई पकाने वाला, उसका बाल काटने वाला, दर्जनों दर्जनों गुलाम, उसका हिसाब लिखने वाले से लेकर के उसके खेतों में काम करने वाला, दर्जनों दर्जनों गुलाम। एक आजाद आदमी के पीछे 10 से 20 तक गुलाम। और यह पूरा साम्राज्य, रोमन साम्राज्य, दुनिया भर से गुलामों को जहां तक उनकी पहुंच थी पकड़ पकड़ करके ले आ करके रोम के बाजारों में बेच रहा था। उस समाज व्यवस्था में किसी को भी कल्पना तक नहीं थी कि दास व्यवस्था भी धरती से खत्म हो सकती है। आज जब हम कहते हैं कि दुनिया बदलेगी, इस देश में क्रांति होगा, या अत्याचार या भ्रष्टाचार या अमीरी और गरीबी के बीच की आकाश और पाताल की खाई या आदमी के द्वारा आदमी का शोषण नहीं चलने पाएगा, तो लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। अमीरी और गरीबी तो राजा राम के जमाने से चली आ रही है। तो राजा राम के जमाने के पहले भी जमाना था, राजा राम तो बीच में आए थे और इसी धरती पर एक के बाद एक लोगों ने क्रांतियां किया है और करके दिखाया है। अमेरिका की क्रांति, इंग्लैंड की क्रांति, रूस की क्रांति, चीन की क्रांति, वियतनाम की क्रांति, कोरिया की क्रांति, क्यूबा की क्रांति और चलते चलाते नेपाल की क्रांति। तो क्रांतियों की अनवरत श्रृंखलाएं मानवता की विकास यात्रा को जगह जगह प्रकाश स्तंभ की तरह से रोशनी दे रही हैं। आगे बढ़ो। फैज जैसा कवि ललकारता है, कटते भी चलो, बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत हैं, सर भी बहुत, चलते भी चलो कि अब डेरे मंजिल पे ही डाले जाएंगे। ऐ खाक नशीनों उठ बैठो, वो वक्त करीब आ पहुंचा है, जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे, जब टूट गिरेंगी जंजीरें,
अब जिंदानों की खैर नहीं, जो दरिये झूम के उठे हैं तिनको से न टाले जाएंगे। तो इनकलाब की एक के बाद एक घटित होने वाले शानदार कारनामों ने बार बार साबित किया है कि आदमी को आदमी गुलाम बना करके नहीं रख सकता। जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। तो रोमन साम्राज्य के अधिपतियों को भी, रोमन संसद के सदस्यों को भी, रोमन सेना के सेनापतियों को भी यह कल्पना भी नहीं थी कि उनके साम्राज्य का सूरज डूब सकता है। मस्त थे। गुलाम सतर्क होता है, गुलामों का मालिक लापरवाह होता है। वो अपने अहंकार में डूबा रहता है, उसे भ्रम भी नहीं हो सकता कि उसके नीचे नीचे बहुत कुछ ज्वालामुखी लहरा रहा है। सभ्यता के उस प्रखर विकास के कालखंड में मनोरंजन का एक विभत्स साधन समाज में प्रचलित था। गुलाम लड़ाए जाते थे, वैसे ही जैसे भेड़ा लड़ाया जाता है, मुर्गा लड़ाया जाता है, तितर लड़ाया जाता है, बुलबुल लड़ाया जाता है, वैसे ही गुलाम लड़ाए जाते थे। और इन लड़ने वाले गुलामों का नाम था ग्लैडिएटर। ग्लैड माने प्रसन्न करना, खुश करना। ग्लैडिएटर माने खुश करने वाले लोग। दो इंसान एक दूसरे के खिलाफ हथियार लेकर के लड़ रहे हों, एक दूसरे को मार रहे हों और बैठे हुए लोग देख करके खुश हो रहे हों। समाज के मनोरंजन के उस दौर के, उस स्तर के बारे में थोड़ा विस्तार में आपको जानने की जरूरत है। सर्कस देखा होगा आप लोगों ने। सर्कस में जहां सर्कस को, जानवरों को या सर्कस के कलाकारों को अपना प्रदर्शन करना होता है, उसके चारों ओर ऊंचा ऊंचा घेरा बना करके रखते हैं ताकि उसके उस पार वह जानवर छलांग लगा करके दर्शकों तक न पहुंच जाए। स्पष्ट है? उसके बाद चारों तरफ सीढ़ी दर सीढ़ी, सीढ़ी दर सीढ़ी बैठने की व्यवस्था होती है। पहली सीढ़ी नीचे होती है, आखिरी सीढ़ी ऊपर होती जाती है। उन सीढ़ियों पर बैठे हुए लोग बाकायदे टिकट खरीदते हैं और उन टिकटों को खरीदकर वहां 3 घंटे का शो देखते हैं। जब वो टिकट खरीदकर शो देख रहे होते हैं तो उनके बीच में कुछ लोग टहल रहे होते हैं। कोई चिप्स बेच रहा होता है, कोई कोल्ड ड्रिंक बेच रहा होता है, कोई आइसक्रीम बेच रहा होता है। इसी दृश्य को आज से 2000 साल पहले हिंदुस्तान से उठा करके रोम में ले जा करके रख दीजिए। बड़ा सा बाड़ा, चारों तरफ 6 फुट से ऊंचा लकड़ी के पटरों का एक घेरा, उस लकड़ी के पटरों के घेरे के बाहर लोगों के बैठने के लिए मंच,
उस मंच पर किसी तरह की तकलीफ उनको ना हो, उनके सर के ऊपर छाया करने वाला छत्र, बैठने के लिए आरामदेह बिस्तर हो और उनके खाने पीने के लिए अच्छी शराबें, अच्छे गोश्त से बनी हुई अच्छी डिशेस, सेवा करने वाले ढेर सारे नौकर चाकर, बाड़े के चारों ओर, घेरे के चारों ओर लंबे लंबे बल्लम लिए हुए, तलवारें लिए हुए सिपाहियों का, कोड़े लिए हुए सिपाहियों का, चौकीदारों का, पहरेदारों का घेरा, बीच में से एक छोटा सा पतला सा रास्ता खुलेगा, आदमी अंदर आएगा, रास्ता बंद हो जाएगा। अब मैदान के बीच में रेत पड़ी हुई है, मिट्टी नहीं, रेत। रेत को पत्थर का रोलर चला करके अच्छी तरह दबा दिया गया है, सुनहरी रेत। इतना दबा दिया गया है कि वह करीब करीब ठोस हो गई है, उड़ नहीं सकती। पानी से सींच करके पत्थर का रोलर चला करके ऊपर जमीन से 10 फुट की ऊंचाई पर वो लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने उन गुलामों को खरीद रखा है। किस लिए खरीदा? अपना मनोरंजन करने के लिए। मनोरंजन कैसे करेंगे? खाएंगे, पिएंगे, गप ठोकेंगे और उन लड़ने वाले गुलामों की लड़ाई का तमाशा देखेंगे। इस जगह का नाम था एरेना। उस गुलाम का जो उस मैदान में जाकर के खूंखार लड़ाई लड़ता था, नाम था ग्लैडिएटर। इस लड़ाई को संचालित कराने वाले अखाड़े के मालिक का नाम था लानिस्ता। और रोम में ऐसे बहुत सारे सर्कस जैसे अखाड़े जगह जगह पर चला करते थे। स्पष्ट है? अब एक दूसरा दृश्य देखिए। समुद्र तट से दूर पैदल मीलों और कई दिनों तक चलने के बाद सफेद संगमरमर की खानों में घुसने और ज्यादा अंदर जाने के बाद सोना निकालने के लिए गुलामों का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहां पहुंचने वाले गुलाम तेज गर्मी में कड़े मशक्कत से जल्दी जल्दी मरते हैं। वहां पहुंचने वाले पहरेदार वहां निकलने वाले सोने का कुछ हिस्सा पा करके अपने बुढ़ापे के लिए एक दो गुलाम, एक किराए का कमरा, थोड़ी सी सुविधापूर्ण जिंदगी जुटा ले जाएं, इसलिए उस बुरी हालत में जाके रहने के लिए तैयार होते थे। जैसे अपने यहां का नौजवान भाग करके बंबई ही नहीं सऊदिया तक चला जाता है। किस लिए? कि वहां 5-7 साल काम कर लेगा, 10 साल काम कर लेगा, बुरी से बुरी हालत में काम कर लेगा, तो भी घर वाले जिंदा रह लेंगे और तो भी वो लौट करके आएगा तो थोड़ा सा खुशहाल जिंदगी मयस्सर हो जाएगी। इस हालत में वहां पर आदमी
आदमी को सुबह जंजीरों से मुक्त करता, हवा में कोड़े की फटकार होती, सुबह की थोड़ी सी ठंडक हल्का खुशनुमा एहसास देती, एक डब्बा पानी, एक डब्बा खाना सुबह मिल जाने के बाद अब उसे शाम तक कुछ और मिलना मयस्सर नहीं था। किसी के शरीर पर एक बित्ता की लंगोटी है, किसी के शरीर पर वो भी नहीं है। क्यों? कि गुलाम की कोई इज्जत तो है नहीं जिसको कि वो ढकेगा। गुलाम की कोई इज्जत नहीं है। जानवरों की तरह एक गुफा में उसको पकड़ करके रखा, बाहर घंटा बजा, गुलाम निकल करके आए, रोटी मिली, पानी मिला। जो निकलने लायक नहीं था अंदर सड़ गया, मर गया, अंधेरा है, दिखाई नहीं दे रहा, उसकी बदबू से पहचान में आया कि कोई मरा, तो बाकी के गुलाम उसकी बदबू बर्दाश्त न करके उसको खींच करके बाहर ले आकर के कहीं दूर फेंक देते थे। और फिर बड़ी बड़ी लोहे की खपच्चियां, छीनियां, पचसेरा हथौड़े सिर के ऊपर से पट्टा से लगा करके पीठ के ऊपर बड़ा सा बोरा, बोरे में भरे हुए बड़े बड़े पत्थर के ढोके, उन पत्थर के ढोकों को जहां से तोड़ तोड़ करके निकाले जा रहे हैं वहां से ढो ढो करके वहां ले जाना, जहां से खचड़ों में भर करके उनको आगे की तरफ पहुंचाया जाए। विषमतम परिस्थिति, काम करने के लिए, एक मनुष्य शरीर के द्वारा काम करने के लिए, श्रम करने के लिए सबसे विपरीत परिस्थिति। नूबिया की सोने की खदानें, नूबिया की सोने की खदानों में सामान्य गुलाम पहुंच ही नहीं पाता था। सबसे खतरनाक गुलाम, सबसे चिम्मड़ गुलाम वहां ले जाए जाते थे। छोटे छोटे बच्चे ले जाए जाते थे जो पहाड़ों की, पत्थरों की पतली से पतली दरार के अंदर घुस करके वहां से भी सामान निकाल के ले आ सके। बिगड़ैल गुलाम ले जाए जाते थे जिनको कि कोई और सजा नहीं दी जा सकती थी, तो उनको उन खदानों में खटने के लिए बेच दिया जाता था। उन खदानों के मालिकों, उन खदानों के चौकीदारों, पहरेदारों का लगातार बरसता हुआ कोड़ा उन गुलामों से तब तक काम कराता था जब तक वो लुढ़क न जाए। लुढ़कते ही उनको उठा के फेंक दिया जाता था। और गुलाम आते रहते थे और गुलाम मरते रहते थे और सोना जाता रहता था और रोम समृद्ध होता रहता था। ऐसा ही एक गुलाम जब अपने साथ काम करने वाले एक गुलाम को ठक करके बोझ के साथ गिरते हुए देखा और उसके शरीर पर बरसते हुए कोड़ों और उसके द्वारा न उठ पाने की अक्षम परिस्थिति को देखा और उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उसने अपने सर पर लदे हुए पट्टे के सहारे पीठ पर लदे हुए अपने बोझ को झटक करके फेंका और सामने जो पहला पहरेदार मिला उसको टांग पकड़ करके उठा करके नचा करके फेंक। उसके बाद जो भी मिलता गया उसको अपने पचसेरा हथौड़े से तोड़ता, कूचता, पीटता चला गया। चारों तरफ से उसके शरीर पर कोड़े बरसने लगे और अंत में उसको पकड़ लिया गया और उसको बांध करके छोड़ दिया गया एक चट्टान पर कि वहीं मरे। उसी बीच में वो लानिस्ता, जिसका नाम बाटियाटस था, गुलामों की खरीद के लिए वहां पहुंचा। उसने देखा कि एक ऐसा गुलाम वहां पड़ा हुआ मरने का इंतजार कर रहा है
अभी मरा नहीं है। उसने पूछा वो कौन? बोला वो सबसे खतरनाक। उसने हमारे इतने पहरेदारों को घायल कर दिया, इतने पहरेदारों को मार दिया, और हम उसको तुरंत मरने की मौत नहीं देना चाहते, उसको तड़प तड़प के मरने के लिए ऊपर बांध के लटकाया हुआ है। उसने कहा गुड, उस आदमी को नीचे उतारो। बोला उसको मरने के लिए छोड़ दिया? बोला उसको नीचे उतारो, वो मेरे काम का आदमी है। उस गुलाम का नाम था स्पार्टकस, महान स्पार्टकस, आदि विद्रोही स्पार्टकस, रोमन सत्ता को चकनाचूर कर देने वाला स्पार्टकस, दास व्यवस्था को ध्वस्त कर देने वाला स्पार्टकस, 3 पीढ़ी का गुलाम स्पार्टकस। स्पार्टा की जमीन जो खुशहाल किसानों की जमीन थी, उस जमीन से निकला हुआ एक ऐसा नौजवान जिसका बाप गुलाम था, जिसके बाप का बाप गुलाम था। पहली पीढ़ी के गुलाम को पता रहता है, याद रहता है कि उसके घर परिवार के लोग आजाद रहे होंगे। दूसरी पीढ़ी के गुलाम को कहानी सुनने को मिलती है कि मेरे पिताजी के घर परिवार के लोग आजाद हुआ करते थे। तीसरी पीढ़ी के गुलाम के लिए आजादी एक सपने जैसी चीज हो जाती है, जो कहानियों से कहानियों तक छन के आती है और अंत में जाकर के वहां पहुंचा देती है कि उसके लिए गुलाम जिंदगी ही सच्चाई बन जाती है और आजाद जिंदगी एक कहानी बन करके रह जाती है। ऐसा स्पार्टकस 3 पीढ़ी के गुलाम को क्या कहते थे? मैंने बताया था पिछली बार, क्या कहते थे? कोरू। कोरू कोरू गुलाम स्पार्टकस नूबिया की सोने की खदानों से लानिस्ता का नाम क्या बताया? बाटियाटस। लानिस्ता के द्वारा खरीद करके लाया गया। कहां लाया गया? रोम। रोम के बगल में एक जगह, बहुत खूबसूरत जगह, उसका नाम कापुआ। कापुआ में लानिस्ता बाटियाटस अपना अखाड़ा चलाता था, ग्लैडिएटरों को ट्रेनिंग देता था, और वह ट्रेनिंग, वह स्पार्टकस, वह लानिस्ता, वह मनोरंजन की पद्धति कैसे रोमन साम्राज्य को चकनाचूर करने वाली मरणांतक युद्ध में, गुलाम विद्रोह में परिवर्तित हुई, इसकी कहानी अगली मीटिंग में बताऊंगा। आज का समय समाप्त। ये भी समाप्ति हो गया।